आ जाओ। भारत में पारिस्थितिकी का जनक है वो किसे माना जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एम एस स्वामीनाथन है, वो आपकी हरित क्रांति से संबंधित है। मेधा पाटकर है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2025, सतत विकास लक्ष्य 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अभी भारत को लास्ट ईयर 99वां स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के अंदर भारत का स्थान 99वें क्रम का रहा है। लेटेस्ट पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय नीरी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज नीरी, कब और कहां स्थापित किया जाता है? ये आपका कब और कहां स्थापित किया जाता है? नीरी को 1958 के अंदर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यूआरओ वाले बैच करेंगे, व्हाट्सएप कर देना, वह कन्वर्ट कर देंगे। तो 1958 में नीरी जो है महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में स्थापित किया जाता है। देखो, सर्वाधिक जैव विविधता, भाई ये प्रश्न आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी नहीं, थोड़ा बताता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आया था, हॉट स्पॉट का भी आएगा। और कौन सा प्रश्न 5 तारीख को 6 तारीख को आपके पेपर में छपा हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी का, वो मुझे दिख रहा है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? देखो, जैव विविधता सबसे ज्यादा अगर कहें तो 10 डिग्री, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। भारत के नीचे ले लो, क्योंकि भारत का 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 23 डिग्री है वो इंडिया के कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है, आप सबको पता ही है। तो मैं बात करूंगा यहां पर, ये रहा आपका 10 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि 8 और 10 डिग्री, 8 डिग्री तो भारत स्टार्ट होता है, 10 डिग्री ले लेते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों सर, यहां पर ही क्यों पाई जाती है, दूसरी जगह क्यों नहीं पाई जाती है? वो इसलिए पाई जाती है, कहां गया, वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहां पर सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है, और सूर्य की रोशनी जब डायरेक्ट पड़ेगी तो इस वजह से यहां पर आपको जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, अभी याद रखिए। ये जो न्यू कैलिडोनिया वगैरह ये नाम है जैव विविधता के, हॉट स्पॉट है, टोटल 36 है, जिसमें से 4 इंडिया के अंदर स्थित है, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ जो है लैटिट्यूड्स से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी गर्मी जीव के पनपने का सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ पर प्रजनन क्षमता ज्यादा है, इन लोगों के तो बच्चे ही नहीं होते, यहाँ के लोगों की क्रिकेट टीम तैयार हो जाती है। यहाँ पर जीवों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है, यहाँ ठंडे प्रदेशों में नहीं है। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय गर्म प्रदेशों में पाई जाती है, सीधी सी बात है, समझ लीजिए। ये नाम रट लीजिएगा, कौन सा अमेरिका में है, कौन सा ऐसे, हालांकि भारत के संदर्भ में आएगा तो थोड़ा सा हम याद बात करेंगे। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण इको फ्रेंडली हो, उसे इको मार्क का जो है टैग दिया जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकार उनके विषयों के संबंध में पारित कुछ कानून हैं। कानून के संबंध में एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कानून का संबंधित प्रश्न जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है, पक्का पूछा जाएगा। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है तो ये 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो वो 86 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो वो 86 का है। बी के सामने एक हो गया। सी यानी जनजाति वाला है, जनजाति एवं पारंपरिक वन निवासियों वाला है, ये आपका 2013 का है।
और फिर डी यानी वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला है 88 का है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट, पेपर में प्रश्न छपेगा, ऐसा प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, याद करिएगा मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। कौन से हैं देखिएगा, भारत में है एक आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो हिमालय के अंदर ही आएगा, ये एक ही भाग है, हिमालय क्षेत्र है। उसके बाद आएगा आपका इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, मतलब एक हिमालय रीजन है, दूसरा वाला इंडो ब्रह्मा है, इसे कहेंगे इंडो ब्रह्मा, मतलब भारत और म्यांमार वाला क्षेत्र। तीसरा रेड कलर में है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है। और चौथा ऑरेंज कलर में है, इसको कहेंगे सुंडा लैंड। क्या कहेंगे? सुंडा लैंड। ये कैसी लैंड? अंडमान निकोबार वाला है वो सुंडा लैंड है। तो सुंडा लैंड है, इंडो ब्रह्मा है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है। तो इसमें हम बात करें पश्चिमी घाट आएगा, पश्चिमी भारत इसमें नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करो तो 4 नंबर अपने आप चला गया। फिर है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब पूर्वी घाट तो ये वाला भाग होता है, यहां पर जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है, नहीं है, एलिमिनेट कर लो। पूर्वी घाट हट गया, पूर्वी घाट जब हट गया तो बचा कौन सा? पीछे ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 ही यहां पर 2 ऑप्शन दिए हुए, मल्टी ऑप्शन है तो अपने आप कर सकते हो। सीधी सी बात है, यहां पर आप लोग एक हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा वाला सुंडा लैंड यानी कि अंडमान वाला। कौन सा वाला? अंडमान वाला। अब ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएगा, भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? मेजर हॉट स्पॉट ऑफ जो है इंडिया के मेजर हॉट स्पॉट कौन से है? सीधा सीधा प्रश्न आएगा। ठीक है, मेजर हॉट स्पॉट इन इंडिया जहां सबसे ज्यादा जीव देखे जाते हैं, हिमालय में, इंडो ब्रह्मा में, सुंडालैंड में, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भारत नहीं है। कॉमन सेंस की बात है बाबू भैया। आगे चले, ऐसा का ऐसा प्रवाल के संबंध में भी प्रश्न आएगा कि प्रवाल समृद्ध क्षेत्र इंडिया के अंदर कहाँ है, 100% पूछा जाएगा, लिखिएगा डायरी में। ऐसा का ऐसा प्रश्न जैव विविधता का हो गया, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा आएगा जो है मैंग्रोव वनस्पति है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्न है जो हर बार आते हैं। अब तुम लोग, मुझे तो पता है कि यही प्रश्न आने हैं, तो मैं तुमको बता दिए 3 चीजें, जैव विविधता, मैंग्रोव और कोरल, ये इंडिया में कहां पाई जाती। इसमें से एक प्रश्न दिखेगा, एक एक्ट में से दिखेगा, पर्यावरण संबंधित कानून है ना, जैव विविधता एक्ट वगैरह हो गया, वो भी आएंगे। एक वन्य जीवों का आएगा। ध्यान रखें, निम्न में से किस प्रदेश में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? निम्न में से कौन किसी प्रदेश में जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकते हैं? देखो, ग्लोबल वार्मिंग है वो हानिकारक है, प्राकृतिक वास यानी कि जो हैबिटेट होते हैं, नेचुरल हैबिटेट अगर नष्ट हो रहे हैं किसी जीव के तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। और विदेशी प्रजाति का आक्रमण, कोई दूसरी प्रजाति किसी पर आकर हमला कर रही है और वो ताकतवर है तो उसको नष्ट कर देगी। और शाकाहार को प्रोत्साहन, पूरी उल्टी बात कही है, जो जैव विविधता को प्रोत्साहन दे, शाकाहार को अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो जैव विविधता को नष्ट नहीं करेगी बल्कि उसको बढ़ाएगी। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन को सर एलिमिनेट कर देते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और एक भी यहां पर जैव विविधता के लिए संकट है, तो 1 2 के साथ आपका 1 2 3 आएगा। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर बड़े सरल आते हैं, क्या बात कर रहे हो सर, पेपर तो बड़े कठिन आते हैं, पेपर बड़े, लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट सेट की जाती है, लेकिन बेसिक ट्रिक से आप आराम से कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, जो अभी वनपाल और एलडीसी के अंदर मैंने तुम्हें बताया था। एलडीसी के पेपर से पहले वो दोनों मैंने पेपर जो है, जो राइट टिक किए हुए एलिमिनेशन मेथड वाले, वो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, उसको देख लेना। निम्न में से किन में प्रवाल भित्तियां मतलब कोरल रीफ्स, कोरल पॉलिप भी इसे कहते हैं, कोरल रीफ भी इसे कहते हैं, कोरल पॉलिप भी है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3। बाकी साइंस वाले सुरेंद्र सर अभी आएंगे।
सर की क्लास होगी 5:30 बजे। आज साइंस 6 घंटे और चलेगी, डिटेल में बताएंगे। तो सर आपको फॉर्मूले लिखाते ही हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां कोरल क्या होते हैं कि समुद्री मूंगे की चट्टाने जिसे कहते हैं ना, मूंगे की चट्टान। मूंगा एक जीव होता है और वो मूंगा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन कर करके वो बड़ी चट्टान, वो उसका पूरा अपशिष्ट होता है, उससे कठोर चट्टाने बन जाती है, उसमें उसका निवास होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं बिल्कुल। कच्छ की खाड़ी, ये रही कच्छ की खाड़ी 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर ये रही कच्छ की खाड़ी। 1 नंबर अंडमान निकोबार। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार में भी आपकी मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं इंडिया के अंदर। फिर है सुंदरबन, सुंदरबन यहां पर है और सुंदरबन के अंदर यहां पर जो नहीं पाई जाती है, तो हम कहेंगे सुंदरबन को हटा दीजिए। 1 2 3 राइट आंसर है। अगर मैप आपके दिमाग में है तो आप कर सकते हो। चौथा देखिएगा लक्षद्वीप, पांचवा देखिएगा अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं इंडिया के अंदर जहां कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति नहीं, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें, जो कई सारे समुद्री जीवों का घर होता है, पानी के अंदर होती है चट्टानें। याद रहेगा ना सभी को? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कच्छ वन, ये प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न पेपर में छप गया है, समझ लो। प्रवाल भित्ति वाला आएगा, प्रवाल भित्ति वाला आएगा, ये भी छप गया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी ले लो। ये अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए उनमें पूछे गए। जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला तो थानेदार के पेपर में भी आया था 5-6 अप्रैल को, और लैब असिस्टेंट के पेपर में भी आया था 9 मई को। कौन सा वाला कि इंडिया में कितने जैव विविधता है, हॉटस्पॉट है, उसमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके यूनेस्को की सूची में कितने शामिल है। ये प्रश्न 1 महीने छोड़ के 1 महीने हर महीने आ रहा है। अप्रैल में भी आया था, मई में भी आया था, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी एलडीसी में भी आएगा, वो प्रश्न मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। आप लोग उसके लिए तैयार है ना? निम्न में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें एस्चुरीज, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के अंदर जंगल, समुद्री घास, कोरल रीफ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। ये बात हो रही है भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका एरिया है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सबसे पहला तो नीलगिरी है, लेकिन सबसे बड़ा की बात करेंगे तो ये है 10,500 वर्ग किलोमीटर के साथ में, जिसमें 21 द्वीप भी शामिल है, कई सारी मैंग्रोव वनस्पति भी है। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? ये है गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु तट पर। बाकी सी बढ़िया से एलडीसी का पेपर दो और सीईटी की तैयारी जरूर करना। इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ सभी बच्चों को सीईटी पास करना है, ग्रेजुएशन वाला, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 12th वाले में 120 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी 5 तारीख तक जब तक पेपर हो जाता है तब तक मैं आपकी प्राइस बैच की नहीं बढ़ाऊंगा। आराम से इस बैच को ज्वाइन करें और मजे से पढ़ें। और ईओआरओ की एक बड़ी भर्ती ऑफिसर लेवल की 5 तारीख के बाद में ये बैच जरूर पढ़े। रिजल्ट आने में आपका टाइम लगेगा, 4-5 महीने लगेंगे एलडीसी का रिजल्ट आने में, तब तक बैठे नहीं रहना है, ठीक है। अगर बैठे नहीं रहे तो आपका 1 से ज्यादा भर्तियों में सिलेक्शन होगा, और बैठे रह गए तो भाई साहब भगवान भी देख रहा है कि मेहनत नहीं कर रहा है। तो इसलिए रिजल्ट आने तक बेफिक्र रहना, और अभी इस परीक्षा में जो होगा देखा जाएगा, और मां सरस्वती बढ़िया रिजल्ट देंगे। 10,000 बच्चे एलडीसी लगने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा कहां पर पाया जाता है। जैसे नीले मीन पक्ष वाले महाशीर जो है वो साउथ में कावेरी नदी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन है वो चंबल में नहीं पाई जाती है, गंगा वाले क्षेत्र में है। और मोर चाब यानी रस्टी, रस्टी कैट जो राजस्थान में भी देखी गई है। रस्टी कैट जो चित्तीदार बिल्ली है वो पूर्वी घाट के अंदर पाई जाती है। पूर्वी घाट बोले तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर रस्टी कैट पाई जाती है। महाशीर है तो कावेरी नदी में पाई जाती है। और इरावदी, यानी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, 2 हट गया, 2 हट गया, 2 हट गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों में पूर्वी जो है भारत में पाई जाती है। इरावदी वाला मतलब म्यांमार की सहायक, म्यांमार से आती है इरावदी नदी, तो उसी की बात हो रही है। भारत में गिद्ध है उनकी संख्या घट रही है।
गिद्ध मतलब कोई भी अपघटन का कार्य करते हैं, कोई भी जीव मर जाए तो उसे जो है उसको खाने का काम करते हैं। तो एक डाइक्लोफिनेक नाम की एक दवा है, तो डाइक्लोफिनेक दवा है वो पशुओं को खिलाई जाती है, और जब कोई पशु मर जाए और गिद्ध उस पशु को खाने लग जाए और उसको खा लेवे तो वो दवा असर दिखाती है गिद्धों पर। और अभी लास्ट पिछले 10 साल बहुत बड़ा मुद्दा था 2020 से पहले, गिद्धों की भयंकर संख्या में गिरावट आई। पशुओं के ऊपर जो डाइक्लोफिनेक दवा का इस्तेमाल किया जाता था उस वजह से मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते थे और इस वजह से गिद्धों की संख्या है वो कम हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में एक उड़ियन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स है। फ्लाइंग फॉक्स मतलब वो जो तुम लोग कहते हैं ना गुरुजी चटक मटक के पांव उल्टा पड़ पड़ के पांव लागू, ये देखो ये तुम्हारी तरह है, उल्टा पड़ पड़ के पांव लग रहा है, ये है चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स कौन है? चमगादड़ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर या किस में सिंह पुच्छी वानर, सिंह जैसी यानी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसे मैकॉक कहा जाता है, ये मैकॉक है वो कहां कहां पाया जाता है? देखो मैकॉक की बात करें, ये दिख रहा है, तो सिंह पूंछी जो बंदर है वो मैकॉक जो है वह आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया और ये कर्नाटक हो गया। यहां नहीं पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यहां पाया जाता है, यहां पाया जाता है, यहां पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम 4 को एलिमिनेट कर लेंगे, 4 हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में सिंह पुच्छी बानर मैकॉक पाया जाता है। निम्नलिखित पर विचार करो और दिए गए में से बताओ कि निम्नलिखित में से भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से नेचुरली इंडिया के अंदर कौन कौन से जीव हैं जो पाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में एक चीते को हटा दो, चीता 1952 में ही विलुप्त हो गया था। 1952 में ही भारत से चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया है और अब हम चीते नामीबिया आदि देशों से, साउथ अफ्रीका से लेके आ रहे हैं, है ना, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुनो वगैरह में ला करके स्थापित कर रहे हैं। लेकिन भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके हैं। आप बात करते हो, कई बार देखा होगा मोदी जी ने कुनो में जो है चीता को लॉन्च किया, उसको छोड़ा है पिंजरे से। मोदी जी खुद पिंजरे में खड़े रहते हैं, उसको छोड़ते हैं ना। तो वो वाली चीज है, ये बाहर के देशों से लाया जा रहा है। आप लोग दिमाग में कॉमन सेंस का प्रयोग करें कि खबरें आती जाती है सर, हम देखते हैं कि चीते को हम बाहर के देश से ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका से ला रहे हैं, और मध्य प्रदेश के जो है अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वहां पर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो चीता हट जाएगा, बाकी उड़न गिलहरी है, हिम तेंदुआ है, उत्तराखंड वगैरह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और काली गर्दन वाला सारस जिसे कृष्ण ग्रीव सारस कहते हैं, 1, 2, 3 तीनों भारत में पाए जाते हैं। एक चीता नहीं पाया जाता है। दो को हटा दोगे तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 2, 2। एलिमिनेशन मेथड अगर तगड़ा है तो तुम्हें नौकरी लेने कोई रोक नहीं सकता। और मैं कहूं कि 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा नॉलेज भी कभी कभी होना चाहिए। और कई बार तो बड़ी उल्टी बात बोली जाती है, मतलब जो सही है भी नहीं, और एलिमिनेशन मेथड से आप हटा सकते हो। अरे ये तो नेगेटिव बात बोल दिया कि नई कोई चीज आई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग 2026 में हर भारतीय को करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ऑप्शन रिलेवेंट है? नहीं है ना। अभी ईवी वाहन अभी आए हैं, अभी 5-10 साल लगेंगे, लिथियम है वो सस्ता होगा, तब जाकर के हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन दौड़ेंगे। तो एकदम से इसको जब अनिवार्य करने की बात हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वो स्टेटमेंट गलत होगा। और ऐसा अभी वनपाल के पेपर में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आए थे, जो बच्चा बिना पढ़े भी उसको सही कर सकता है। एलिमिनेशन मेथड तगड़ा रखो, दूसरों से आगे निकल जाओगे। माइंड में आपको सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी और बातें बताता जाऊंगा। तो चीते गायब हो चुके हैं, वर्तमान में ऑप्शन नंबर 20 का सही है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में एक सिलोन फ्रॉग माउथ जो है, कॉपर स्मिथ बारबेट है, ग्रे चिंड है, या व्हाइट थ्रेस्टेड रेड हॉस्ट है, ये पक्षियों की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर लवण जल मगर यानी खारे जल में रहने वाला मगरमच्छ पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र में पश्चिमी घाट में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है। यहाँ पर मालाबार तट यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है,
यहां पर श्रू और टैपिर है वो नहीं पाए जाते, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि आपका अंडमान निकोबार में लवण मगर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से आपका दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है, आप ऑप्शन आपको बताना है। ये प्रश्न लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। रेड पांडा कितना प्यारा जीव है ना, इसको देखते ही बड़ा यूं प्यार आता है। बड़ा शर्मीले स्वभाव का शांत सा छोटा सा जीव होता है, बड़ा सुंदर सा जीव होता है, केवल पत्तियां खाता है और कुछ नहीं खाता है, शाकाहारी जीव है। रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में, और ऐसे जब भी आजकल अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में एलिमिनेशन मेथड में ये चीजें काम करती हैं कि केवल और केवल ये अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, तो केवल वाला गलत है। रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी भारत वाला गलत है। भारत में जो स्नो लॉरिस है वो उत्तर पूर्व के सघन वनों में, नॉर्थ ईस्ट के जो है असम मेघालय वगैरह क्षेत्र में, वहां स्नो लॉरिस है वो पाया जाता है। तो स्नो लॉरिस वाला तो सही है। क्वेश्चन नंबर जो हम बात करें 18 की, स्नो लॉरिस तो सही है। ओके, हाँ संजय कह रहा है मेरे जैसा है रेड पांडा क्यूट सा। हाँ बेटा तेरे जैसा मेरे भाई। तो स्नो लॉरिस तो यहां पर सही है। इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही होगा, केवल दो है। रेड पांडा पाया कहां जाता है, नॉर्थ ईस्ट हम बात करें तो केवल भारत में नहीं, मतलब केवल पश्चिमी हिमालय नहीं बल्कि जो है उप हिमालय क्षेत्र जो है, ये अगर हम बात करें रेड पांडा कहां पाया जाता है, यहां पर उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंदर रेड पांडा पाया जाता है। ठीक है, ये राइट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। किसी इनर लैंड के अंदर सबसे ज्यादा झीलें खारे पानी की कहां है, अपने राजस्थान के अंदर, वो भी सांबर। तो ये यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट है, वह बायोडायवर्सिटी एक्ट है, वो कब पारित किया गया था, कौन सा साल था, तो 2002 का साल है जब बायोडायवर्सिटी एक्ट है वो पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ, राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है। 2002 का जैव विविधता एक्ट है इंडिया का। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और इस एक्ट के तहत जैव विविधता प्राधिकरण भी गठित किया जाता है, और ये 2003 के अंदर किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई के अंदर है। विश्व जैव विविधता दिवस 2026 की थीम अगले 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम में मिलती है। मैं देखना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जैव विविधता दिवस 2026 की थीम किस किस बच्चे को पता है। मोस्ट संभावित क्वेश्चंस हैं। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस है। वैसे तो आपको पृथ्वी दिवस, आपको जो है जल दिवस, इन सब की थीम याद रखनी। वैसे करंट अफेयर्स में नेशनल में करवाया हुआ है। और जो है जैव विविधता दिवस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी है तो अप्रैल में है, जल है तो मार्च में है, 22 मार्च 2 अक्षर का जल है ना, और पृथ्वी है तो 22 अप्रैल, और ये 22 मई को। अब इसकी थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, वैश्विक प्रभाव के लिए। किसी का आया क्या, ना 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 गुरुजी सब कर देंगे, हम क्यों मेहनत करें, लखनऊ लाडो। एक्टिंग ग्लोबली लिखिएगा, इसकी थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22। 1993 से 1993 से ये दिवस मनाया जाते रहे हैं हम, और इसकी थीम आएगी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, वैश्विक प्रभाव हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य, ये है आपके जैव विविधता दिवस 2026 की थीम, और 100% पूछी जाएगी।
हाँ बेटा ऋतिक कमेंट ना कर, अभी पीडीएफ शाम को सारी आ जाएगी। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, ये इस साल की थीम है। और इसकी थीम कमेंट बॉक्स में तुम लोग भेजोगे क्लास एंड होने के बाद, पृथ्वी दिवस की और जल दिवस की, क्योंकि वो मैंने नेशनल करंट के अंदर करा दी है, पढ़ लेना। यूएनएफ जो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसमें कोप 26 की बात कही गई है, क्योंकि कोप 26 में भारत के द्वारा पंचामृत की बात कही गई थी। भारत द्वारा किसकी बात कही गई थी? मोदी जी द्वारा इसमें पंचामृत की बात कही गई थी। अब पंचामृत में 5 बातें शामिल है, और यहां पर कह रहा है कि एक बात इसमें सही नहीं है। सही कौन सी नहीं है? ये देखो, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हम अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से 50% हम पूर्ति करेंगे। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की हम कमी करेंगे। भारत का लक्ष्य है 1 अरब टन कार्बन की कमी करेंगे। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, यानी कि नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को हम 500 गीगावाट तक बढ़ा लेंगे, ये लक्ष्य है। लेकिन प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा, प्रश्न आएगा कोप 30 हाँ जी, अब आवाज सही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 30वीं समिट है वो बेलेम ब्राजील के अंदर आयोजित होती है, और 31वां जो है वो थानेदार के पेपर में अप्रैल में पूछा गया था, 9 से 20 नवंबर को अंतालिया तुर्की के अंदर आयोजित होगा, ये याद रखना। और 26 वाला है जिसमें भारत ने पंचामृत की बात कही थी रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में, याद रखिएगा। आ जाओ। भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर हमारी जो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना है वो कब की है? जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय की बात है, ये 2008 की है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, और हमने इसमें 8 मिशन शामिल किए थे। इसका प्रश्न आगे आएगा। कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना, क्लाइमेट एक्शन प्लान, ये जो क्लाइमेट एक्शन प्लान जो 2008 के अंदर हमने अपनाया था जलवायु परिवर्तन के संबंध में, कि आज जलवायु परिवर्तन जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए हमने 8 प्लान तैयार किए थे। उसमें आणविक ऊर्जा, अणु ऊर्जा शामिल नहीं है, सौर ऊर्जा है, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाओ और वन लगाओ। ये उल्टी बात बोली है थोड़ी सी, इसलिए नहीं है वाले में हमारा ये राइट आंसर निकल करके आ गया। एलिमिनेशन मेथड स्ट्रॉन्ग रखो। 8 प्लान कौन कौन से हैं हमारे? 8 प्लान की अगर हम बात करें तो पहला है स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सस्टेनेबल हैबिटेट, आवास की बात कर रहा है, लोगों के आवास है वो सस्टेनेबल हो। तीसरा जो कह रहा है वो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में है। चौथा है, अब चौथा यहां से ले लेते हैं।
चौथा ले लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर्यावरण अनुकूल खेती की बात कर रहा है। पांचवा है सौर ऊर्जा की बात कर रहा है। छठा है वो सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय के पर्यावरण को बचाना है। सातवां जल संरक्षण की बात है। आठवां हरित भारत की बात है, ज्यादा से ज्यादा वनारोपण करो, पौधारोपण करो, यही वनारोपण की बात है। सौर शक्ति है और अपशिष्ट ऊर्जा है। तो ये सारी बातें इसके अंदर शामिल हैं। ये ग्रीन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये आपको याद रखना है। जितनी भी पर्यावरण अनुकूल बातें 2008 के अंदर हमने अपनाई थी, ये भारत के पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी क्लास तुम्हें यूट्यूब पर एमसीक्यू की मिलेगी नहीं। ठीक है, शेयर कर दो सभी साथी। क्वेश्चन यहीं से आएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक ही बात है। इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 2010 के अंदर हुआ था, अक्टूबर 2010 के अंदर। और पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं उसके हेड होते हैं। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में स्थापित है। पर्यावरण से संबंधित अदालत है ये। पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामले होते हैं तो उससे संबंधित क्या है, सुनवाई करती है। तो ये पर्यावरण की अदालत है ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो अक्टूबर 2010 में स्थापित होता है। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता, मैं तुमसे ओजोन परत 2025 की थीम भी पूछूंगा, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। ठीक है ना, तुम लोग जितना पढ़ते हो ना उससे ज्यादा तुम्हारे लिए मैं पढ़ता हूँ, कि मेरे जो भाई बहन है वो कामयाब हो जाए, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो कामयाब होके अपनी जिंदगी का स्वाद ले ले, जवानी के अंदर ये टेंशन में ना रहे। तो तैयारी पूरी होगी। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता, जैसे ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल, तो ये समताप मंडल जो सेकंड वाला जो होता है उसके अंदर स्ट्रेटोस्फियर यानी कि सेकंड जो परत होती है उसके अंदर पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन सबसे ज्यादा होती है। ओजोन दिवस की आगे बात करेंगे, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई, थीम जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है 2025 की, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई है। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन परत को नुकसान कौन नहीं पहुंचाता है? प्रशीतक यानी कि आपने जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, फ्रिज वगैरह, उनमें इस्तेमाल होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। विलायक के रूप में इस्तेमाल मैथिल क्लोरोफॉर्म, ये नहीं है। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFCs है, CFCs है। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ओजोन के लिए, बाकी वाला नहीं है। ओजोन संरक्षण दिवस है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और लास्ट ईयर की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। क्या है इसकी थीम? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि ये जो ऑप्शन है उनमें उष्णकटिबंधीय एक वनों वाला याद रखना। भारत में कौन से वन कहां पाए जाते हैं, मैं मैप लगा के भेज दूंगा, जरूर पूछा जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये कौन से सेक्टर में पाए जाएंगे? ये ऐसे सेक्टर में पाए जाएंगे जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम वाला सेक्टर है, जो पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पहाड़ियों में घूम के बादल खूब बारिश करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश है ये थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आ गया, ऑड ऑप्शन हो गया, इसलिए गुरुजी हमने इसको एलिमिनेट कर लिया। और ऑप्शन नंबर 1 और 3 है यहाँ पर